हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन अमूमन है कि आता ही आता है, दैट इज योर स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म से चाहे आप जेई की बात करो चाहे आप नीट की बात करो, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आना बनता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ज़्यादा लाई जा सकती है। बहुत छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं और एक नया क्वेश्चन बन जाता है, तो एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो ये उनका फेवरेट टॉपिक होता है और ये अपना कह सकते हो थोड़ा सा, है ना, अलग टाइप का टॉपिक होता है। स्टिल इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा खास, बस कुछ की पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पकड़ेंगे। ठीक, चलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, सबसे पहली जो बात हमारे को जाननी है, हमें जानना है कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिक्कत ज्यादा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हमें सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि दो अलग अलग ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। आइसोमेरिज्म को लास्ट में लेने का कंसेप्ट जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सको, है ना। आपके सामने तो कंपाउंड लिखा रहेगा, बोल देगा स्टीरियो आइसोमर्स पता करके बताओ। अगर आप उसको ये नहीं पहचान पा रहे हो कि यार ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आप कैसे बताओगे कि यार ये जीआई शो करेगा या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बात समझ में आती है। इसीलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तरीके पहले ही बता दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर कंपाउंड दिखता है तो पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही ऐसा करना पड़ता है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हमें ऐसा करना पड़ता है, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ सोचना पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ज्योमेट्री फिक्स है, वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, तो वहां सोचना नहीं पड़ता। वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों पॉसिबल है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी शाना हुआ, मतलब मेरे जैसा अगर कोई हुआ, ठीक है, जिसको ट्विस्ट करना हो क्वेश्चन, तो मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ लूंगा। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन देखा, ऑप्टिकल आइसोमर लिखा हुआ है, तो आप तो बनाना चालू कर दोगे कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ बन गया। लेकिन पहले ये तो देख लो कि क्या वो स्क्वायर प्लेनर है भी या टेट्राहेड्रल है भी। ठीक, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, ये वाला स्पेस हम लोग किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो ज्योमेट्री होती है। एक होती है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, है ना, और दूसरी होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। अब स्क्वायर प्लेनर में बेसिकली क्या होता है, पीओएस प्रेजेंट होती है, पीओएस प्रेजेंट ऑलवेज, ये भी लिख देना। ठीक, बेसिकली एक प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर आप लोगों ने आइसोमेरिज्म जीओसी ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, जब भी पीओएस प्रेजेंट होगा ओआई नॉट पॉसिबल। यहां क्या लिख सकता हूं, ओआई नॉट पॉसिबल। ओआई यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहां पर क्या पॉसिबल होगा, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। वो भी कंडीशंस के हिसाब से, सारे ग्रुप्स आपके सेटिस्फाई कर लीजिए कंडीशन, तभी बता पाओगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ऑप्टिकल यहाँ चेक नहीं करना, भूल जाओ। अगर आपसे कोई पूछता है ऑप्टिकल बताओ, मान लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स निकला, 0 आंसर। लेकिन अगर उसने स्टीरियो पूछ लिया तो फिर आपको जीआई बताना पड़ेगा, क्योंकि जीआई भी स्टीरियो ही होता है। टेट्राहेड्रल में देखो, टेट्राहेड्रल में डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर groups does not change on interchanging the position of groups या फिर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पर जीआई क्या होता है, नॉट पॉसिबल। जीआई क्या होता है यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। तो एक केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, एक केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल होता ही है और जनरली हमें वही चेक करना रहता है। ठीक, यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट्स की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज़ आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ रखे हो, पीओएस, सीओएस और डब्ल्यूएस सब चीज़ आप पढ़ रखे हो, तो इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टेट्राहेड्रल से कि टेट्राहेड्रल में क्या सीन होता है। देखो, कुछ हम लोग बेसिक से टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल आगे करने वाले, तो बता देता हूं। जैसे मान लो आपके लिए लिखा हुआ है ABCDEF सो ऑन, तो ये आपके पास क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि अपन बार बार एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती आती चीज़ें। एग्जाम्पल आप लोग खुद समझ जाओगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है AA, BB, है ना, CC, ये क्या है आपके पास, बाइडेंटेट, क्या, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है। जैसे EN हो गया, है ना, जैसे क्या हो गया, EN हो गया, डाइपेरिडिल हो गया, ये सब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है AB, है ना, BC, ठीक है, CD, ये सब क्या है, ये हमारे पास बाइडेंटेट तो है, बाइडेंटेट तो है, लेकिन कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल हैं। कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे कि इसका डाइमेथाइल, इसका आप ले लो ग्लाइसिनेटो ले लो, GLY, है ना, एग्जाम्पल, कॉमन सा एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स है। तो ये कुछ जनरल आपके पास नोटेशंस है जो कि आपको याद रखनी है। चल देखो, टेट्राहेड्रल बेसिकली कैसा होता है, इस तरीके का AB। चलो अब इसमें अपन बात ही कर ले। आप लोगों को पता ही होगा, पीओएस नहीं मिलती है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो चलो केस लेके ही चलते हैं सीधे सीधे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। MA4, ठीक, MA4, यहाँ पर सारे के सारे क्या लिगेंड्स सेम है। तो इसको आप कायरल कार्बन से भी बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हो। ऐसा सेंटर जिसपे चारों ग्रुप्स अलग होंगे वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और फिर उसका एक एनेंटियोमर एग्जिस्ट करेगा। अगर उस पे चारों ग्रुप्स अलग नहीं है, कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे कि हो गया MA4 ठीक, MA4, तो यहां पर कितने पीओएस होते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पर पीओएस 6 होते हैं, आप बना के देख सकते हो। इसी तरीके से कार्बन CH4 जो होता है ना, CH4 में भी 6 पीओएस होते हैं, तो आप बना के देख सकते हो, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे नहीं, अपन ऐसे लिखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी OA लिखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक, चलो दूसरा देखो, MA3B, एक लिगेंड ही तो चेंज करा है, कैसा फोटो होगा, BA है ना। तो यहां पर पीओएस कौन कौन सी हो सकती थी, ये वाली, एक तो ये हो गई। तो बेसिकली यहां पर पीओएस क्या बेटा, प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक, चलो अगला देखते हैं MA2B2। तो आप लोग सब जानते हो MA2B2 में भी क्या होने वाला है, सेम MA2B2 दिख ही रहा है, आंखें खोल के भी देख सकते हैं, MAAB। ठीक, तो कोई सा भी आप एक प्लेन पकड़ लो, आपकी इच्छा पड़े, एक ही वाला प्लेन पकड़ लो, इनसे पास होता हुआ, A से पास होता हुआ। ठीक, तो B और B क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, पीओएस यहाँ पर भी प्रेजेंट है। नंबर जनरली पीओएस का नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं हर बार नहीं बता रहा हूँ। चलो चौथा केस, बड़ा सिंपल सा चौथा केस, MA2BC, बना के देखना पड़ता है हर बार। आइसोमेरिज्म में देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कोई ट्रिक नहीं होती है, यहाँ आप बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। बनाने का तरीका सही होना चाहिए, A, B और C। ठीक, इस केस में तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। आप लोग तो इसको बेसिक सी टर्मिनोलॉजी से याद रखो, ये कार्बन है, इस कार्बन पे जब तक कोई सारे ग्रुप्स अलग नहीं होंगे तब तक ये ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव ही रहेगा। आप लोग तो इस तरीके से समझो, कायरल सेंटर वाली जो बात होती है कि जब तक इस पे सारे ग्रुप्स अलग नहीं होंगे तब तक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक, तो यहां पर भी आपको ये वाली पीओएस मिल जाएगी। तो इधर भी क्या है, पीओएस प्रेजेंट है,
पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग पांचवे केस पे। पांचवा केस है हमारे पास MABCD। ठीक, तो MABCD साफ साफ देख पा रहे हो कि सारे के सारे क्या है, ग्रुप्स अलग अलग है। सारे के सारे ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है। अगर सारे के सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं तो यहां पर कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है और ये ऑप्टिकली क्या है बेटा, एक्टिव है। तो इसकी एग्जिस्ट करेगी एक मिरर इमेज। हमें पता है 9 आइसोमर्स होते हैं, एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी कुछ इस तरीके से। ये लो बना भी देता हूं तुम्हारे लिए। तो जब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तब उस केस में हम लोगों को क्या देखना है कि हाँ मिरर इमेज करेगी, तो 2 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे इसके। स्टीरियो आइसोमर्स बोल लो, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल लो, दोनों के दोनों। ठीक, चलो पांचवा चलते हैं। MAABC। ठीक है, B2 ले लेंगे तो वो तो आसान केस हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक बार। AA क्या है, अभी लिखाया था मैंने नोटेशंस में, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल। तो देखो कैसे बनाते हैं ऐसी चीजों को, A ऐसे, B और C। ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब यहां पर आपके पास प्लेन कौन सा वाला प्रेजेंट है आपको ये देखना पड़ेगा। इसको हटा दो। ठीक, अब आपको इधर प्लेन देखना पड़ेगा। तो कौन से वाले प्लेन के अलोंग काटूं, कौन से वाले प्लेन के अलोंग काटूं? तो थोड़ा सा अपन अगर इसको चेंज करें तो तुम लोगों को शायद थोड़ा आसानी से दिखेगा। अभी तो देख नहीं पा रहे होगे तुम लोग। इसको अपन ले आते हैं A इधर और A इधर, इस तरीके से, ये B। ठीक है, टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती बनाने में। ये हो गया B और C। तो आप अगर इस B और C वाले प्लेन के अलाउंग काट दोगे तो ये A और A क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। क्योंकि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो कटने में दिक्कत नहीं आएगी। जहां अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा वहां पर आप हाथ नहीं काट सकते हो। बेसिकली ये हाथ है ना, इसको ऐसे समझो कि हाथ से जुड़ा हुआ है। तो हाथ तभी काट सकते हो जब वो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो काट नहीं सकते हो, ध्यान रखना। ठीक, चलो, चाहे उसमें डोनर एटम सेम भी हो, चाहे उसमें जो डोनर एटम है अगर वो सेम भी है ना, तो भी आप हाथ नहीं काट सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि बीच में से अनसिमेट्रिकल है, बीच में से है ना। चलो, तो ये भी क्या हो गया बेटा, पीओएस तो इसमें भी मिल गया और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। अगला केस देखते हैं, छठा, MABBC। ठीक, ये अगेन वैसा ही कुछ केस हो गया जहां पर चारों के चारों ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है। MABB और C। तो यहां पर कोई आपके पास पीओएस या सीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो पीओएस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगेन इसके कितने आइसोमर्स होंगे, टोटल 2। इसकी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं खास। चलो अब अपन लेते हैं 7वां। और देखो, MAB होल ट्वाइस, 7th ले लो, नहीं तो AB होल ट्वाइस नहीं, अपन इसको ले लेते हैं MAB और AA। ठीक, एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। तो देखो M इस तरीके से लगाते हैं। ओहो, राइटिंग, इसको ले लिया AB, इनको जोड़ दिया यहां पर A और A। ठीक, अब यहां पर क्या कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। आप एक ऐसा प्लेन सेलेक्ट करो जिसमें ये सारे के सारे एटम्स क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा लिगेंड क्या हो जाए, इनैक्युलेट हो जाए, उसके अंदर ही आ जाए। ठीक है, जब उसके अंदर आ जाएगा तो आपके पास यहां पर एक ऐसा प्लेन आ जाएगा जिसकी मिरर इमेज आपको मिल जाएगी। तो आपको सेम वैसा ही सोचना है जैसा कार्बन के लिए सोचते हो। पीओएस क्या है बेटा, यहाँ पर पीओएस क्या है, यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है। पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अगला केस देखो, चलो अगला केस है MAB होल ट्वाइस। ठीक, MAB होल ट्वाइस, तो ये सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ये बन गया। बताओ इसमें क्या पीओएस या सीओएस प्रेजेंट है बेटा, आप लोग खुद देख के बताओ।
जज करो, आराम से करना। तो मैंने आपको कहा था कि ये अनसिमेट्रिकल है तो इसके हाथ नहीं काट सकते हैं, है ना। अनसिमेट्रिकल है तो इसके हाथ नहीं काट सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं होता है। ये ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और इसके अगेन दो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल में इतना ज्यादा नहीं होता है। बेसिकली टेट्राहेड्रल में आपको यही चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव का टिक मारो, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो नंबर को लेके नहीं पूछेंगे। अगर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो नंबर को देख के नहीं पूछेंगे, वो बेसिकली पूछेंगे किसको लेके, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना सा सवाल होता है और कुछ। बहुत रेयरेस्ट होता है टेट्राहेड्रल का आना, क्योंकि ये भी इतना प्रोनाउंस तो है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छा फ्रेम नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा कितने सिंपल से केस थे। जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से भी कम ही होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल से 101% है कि क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक, चलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये जीआई कैसे शो करता है वो समझो। एम ए बी बी, एक तो इसका ये फॉर्म हो गया, ठीक है, और दूसरा इसका ये वाला फॉर्म, ए बी और बी। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक ही कंडीशन होती है, जो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस है d1 और दूसरे फॉर्म के अंदर जो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस है d2। मतलब सेम ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस d1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू d2, तभी ये बात होल्ड करेगी। टेट्राहेड्रल में इसीलिए अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होता है। 3D ज्योमेट्री होती है, वहां डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आप किसी भी एटम को किसी भी पोजीशन में लगाओ वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है, जीआई शो नहीं कर सकता। तो ये बेसिक सी कंडीशन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन से। अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। MA4, तो सारे ग्रुप्स ही क्या है, सेम है। सारे ग्रुप्स अगर सेम है तो जीआई शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट बदलते भी हो तो डिस्टेंस कहां बदल रहा है। ठीक, चलो दूसरा केस MA3B। तो यहां पर भी आपके पास क्या है, 3A है। 3A है, अगर आप बदलोगे भी सही तो किसके रिस्पेक्ट में बदलोगे, तो यहां पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है। चलो तीसरा केस देखो, MA2B2। MA2B2, तो MA2B2 अभी हम लोगों ने बना के देखा। एक पॉसिबल अरेंजमेंट तो ये वाला है, ABB। ठीक, दोनों ग्रुप सेम साइड पर है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा बेटा, सिस फॉर्म हो जाएगा। MABBA अपोजिट में ले गए तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक, ऑप्टिकली तो इनएक्टिव होते ही, अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, तो यहां पर दो फॉर्म इसकी पॉसिबल है। चलो चौथा केस लेते हैं, MA2BC। मान लो इस तरीके का केस है। ठीक, MA2BC में क्या हो जाएगा, MAABC। एक फॉर्म तो ये हो गया। इसके रिस्पेक्ट में सिस की बात करूंगी। सिंपल सा केस होता है, जो ग्रुप आपको सेम दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस बना दो, ये हो जाएगा सिस। और इसी का अगला फॉर्म क्या हो जाएगा, A ट्रांस में ले गया तो B और C भी अपने आप क्या हो गए, ट्रांस में चले गए। B और C भी क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक, दो फॉर्म पॉसिबल। चलो पांचवा देखो, इंपॉर्टेंट केस MABCD। ठीक, तो यहां पर जनरली आंसर गलत ही आता है, 4 बोल देते हैं, पता नहीं क्यों। देखते हैं, MABC और D। पहला तो ये बन गया। अब देखो इसको स्विच कर दो, A और B को स्विच कर दो। तो A के सामने C है, या तो तुम ऐसा कर दो A के सामने D लिया हो। ठीक है, तो मैं ले आता हूं जरा, A के सामने D ले आए और B और C एक दूसरे के सामने चले गए। हो गया, तो A के सामने C आ गया, A के सामने D आ गया, B के सामने C आ गया। अब इन दोनों के लिए कुछ करो, C और D, इन दोनों को सिस के बजाय ट्रांस में ले जाओ। तो
सी डी। अब इससे क्या होगा ना, ए और बी ऑटोमेटिकली किस में चले जाएंगे, ट्रांस में चले जाएंगे। ए और बी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांस में चल जाएंगे। अब यहां पर बुद्धि मत लगाना कि इसको स्विच कर दो, अगर इसको स्विच करोगे तो सी और डी और ए और बी फिर से किस में आ जाएंगे, सिस में। तो टोटल कितने पॉसिबल है यहां पर, 3 नंबर याद रखना। डायरेक्टली काम आने वाली चीज है, आपको इसके बारे में याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बारे में याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 5वां हो गया, छठा ले लेते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड तो हो गए, मोनोडेंटेट के साथ अब हम लोग ले लेते हैं बायोडेंटेट को भी। तो Ma2 नहीं तो B2 ले लो, MB2 और डबल A है ना, डबल A सिमेट्रिकली बायोडेंटेट और B2। तो अब देखो इसमें क्या सीन है, B A और A, ये तो बन गया, ठीक, ये तो बन गया। मान लो इथाइलिन डायमीन टाइप का केस है, इस तरीके से बना लिया। अब दूसरा केस अगर आप बनाते हो, कौन सा वाला, B A और A, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म आपने बनाई, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, ठीक। ये नहीं बनेगी, अनस्टेबल होती है। ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास बायोडेंटेट लिगेंड आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म में लेके नहीं जाना होता है। जब भी आपके पास बायोडेंटेट लिगेंड आता है, कौन सा वाला, बायोडेंटेट लिगेंड आता है, तो उसको हमेशा सिस फॉर्म में ही रखना है बेटा, ट्रांस में मत लेके जाना। सिस में रखोगे तो ही सही रहेगा, ट्रांस में ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको ट्रांस में नहीं ले जा सकते हैं। तो यहां पर अपने पास एक ही फॉर्म बन रही है, जो कि है भी एक ही, पॉसिबल ही एक है। तो यहां पर GI पॉसिबल नहीं होगा। चलो 7th केस, MBCAA। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर भी सेम है, ठीक है, यहां पर भी सेम है। आप ट्रांस नहीं बना पाओगे, तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। यहां ले लेते हैं हम B, सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट। तो देखो MBCAB। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे सर इसमें नया क्या है, ये तो अभी भी वैसा ही रहेगा। देखो अब आप इसको स्विच करो तो इस डोनर एटम के सामने, क्योंकि यहां पर डोनर एटम भी क्या है, अलग अलग है। मान लो हो सकता है डोनर एटम सेम होता है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में 2 फॉर्म पॉसिबल हो सकती है। अनसिमेट्रिकल में 2 फॉर्म पॉसिबल हो सकती है। तो अपन ने इस तरीके से ही बनाया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, यहां लिया हो C, यहां लिया हो B, है ना। A और B को एज इट इज रहने दो, वरना पता चले तुम इसको भी स्विच कर दो, A को ही स्विच करना होता है, ठीक। तो अब A के सामने क्या आ गया, B। तो इसके केस में कितने पॉसिबल है, 2, ठीक। लेकिन इसका ट्रांस मत बनाना, पॉसिबल नहीं होगा, इसका ट्रांस भी पॉसिबल नहीं होता है। चलो 8वां केस, 8वां केस क्या लें, 8वां केस, 8वां केस हम लोग लेते हैं MAB होल ट्वाइस, ठीक, MAB होल ट्वाइस। देखो MAB ऐसे AB, ठीक। तो अगेन ट्रांस में तो नहीं ले जा सकते, अनस्टेबल होता है। लेकिन आप एक और काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, AB, इसको तो ऐसे ही रहने दो, सामने वाली पार्टी तो अलग है ना, सामने वाली पार्टी के तो डोनर एटम भी अलग अलग है। तो ये लो B और A, इस तरीके से बना दो। अब अगर यहां पर AB की जगह में AA लिख देता, MABAA, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगला केस भी देखिए लो उसी के साथ साथ, 8th 9th MAB और A, एक सिमेट्रिकली बायोडेंटेड और एक अनसिमेट्रिकल। तो बड़ा सिंपल सा केस होगा उसमें, MAB बना लिया। फिर यहां ले लो आप A और A। अब बेसिकली यहां तो डोनर एटम भी सेम है, यहां तो पूरा का पूरा लिगेंड सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इसको स्विच भी कर दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसके लिए केस नहीं होगा। तो GI नहीं है, ठीक। यहां पर GI आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आता है पॉइंट, क्लियर है। चलो इसके अलावा कोई और केस हमारे पास हो सकता है क्या, B2 हो गया, BC हो गया, AB हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला भी अपन ने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अपने पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इतने ही केस अवेलेबल होते हैं, ठीक। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर से जैसा कि मैंने कहा ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं,
बिल्कुल सिंपली आपको इनको देखना होता है और कुछ नहीं करना है। एक जो पॉइंट स्क्वायर प्लेनर में ध्यान रखना है वो क्या है, ट्रांस नहीं बनाओगे, सिस ही बनाओगे। यही काम आपको ऑक्टाहेड्रल में भी समझ में आएगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ेंगे वहां पर भी स्क्वायर, अगर आप लोग एक लिगेंड ले रहे हो बाइडेंटेट तो उसका आप ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते हो, सिस ही रखना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? तो इतने ही केस होते हैं टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में। इसके डबल केस मान के चलो किस में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ है भी नहीं खास आज पढ़ने को। तो टेट्राहेड्रल के लिए हमने पढ़ लिया, स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद क्यों पढ़ा ये समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर बन रहा हो और आपसे पूछ ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर कंपाउंड बन रहा हो टेट्राहेड्रल और बोल रहा है जीआई बताओ, तो कोई मतलब की बात नहीं रह जाएगी। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये पार्ट अपन ने पढ़ा। लास्ट लेक्चर अपना होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वहां पर भी काफी सारे केसेस होते हैं और वहां कुछ ज्यादा ही केसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, बाकी आप लोगों को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सारी की सारी प्लेलिस्ट के, जो भी हमारे पास चल रही है। संपूर्ण बायोलॉजी हो गई, ऑर्गेनिक की चल रही है, स्पीड केमिस्ट्री की, ब्रह्मास्त्र फिजिक्स की चल रही है, सबके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जाओ देखो। और कोऑर्डिनेशन में किसी भी आपको टॉपिक में लगता है कि यार ये टॉपिक अभी अच्छा नहीं हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन को लेके या फिर सीएफटी को लेके, तो यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।